ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, भुगतान संतुलन की बात करेंगे, हालांकि उससे पहले कुछ और बातें करेंगे। वो और बातें क्या है? जैसे जब हम लोग सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो आपने इकोनॉमिक्स में जैसे पहले के अर्थशास्त्रियों के विचार पढ़े होंगे। एडम स्मिथ का क्या मानना था कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पुराने जमाने की विचारधाराएं थी। आज के टाइम की विचारधारा क्या कहती है? आज के टाइम की विचारधारा ये कहती है कि सरकार का हस्तक्षेप जो है वो हो रहा है, होना चाहिए। दोनों बातें आप कह सकते। तो सरकार हस्तक्षेप करती है किसमें? आर्थिक क्रियाओं में। ठीक है ना। सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है। देखो, बीओपी के साथ साथ मैं आपको अवमूल्यन भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन होता है तो उसमें मैं अवमूल्यन को पढ़ाऊंगा, क्योंकि अवमूल्यन के माध्यम से बीओपी के असंतुलन को ठीक किया जा सकता है या ठीक किया जाता है। दोनों बातें सही। सो आपको डिवैल्यूएशन भी पढ़ने को मिलेगा। तो अभी अपने टॉपिक पे आइए जिधर हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने कहा सरकार का हस्तक्षेप। ठीक है ना। सरकार का हस्तक्षेप पहले क्या होता था? एडम स्मिथ ने बोला सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। बाद के अर्थशास्त्रियों ने इसको एक्सेप्ट किया कि सरकार का हस्तक्षेप रहेगा, यानी सरकार जो है विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में क्या करती है? हस्तक्षेप करती है ना। अच्छा, सरकार क्या है? विभिन्न नीतियों के माध्यम से क्या क्या प्रभावित कर सकती है? एक तो वो प्रभावित करती है आर्थिक विकास का स्वरूप। ठीक है, कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जैसे अब ये बात तो क्लियर हो गई कि सरकार का हस्तक्षेप रहेगा अभी, है ना। तो सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम से या सरकार जो है क्या करता है? अपनी नीतियों के माध्यम से। अब वो नीतियां कौन कौन सी होती हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अपनी नीतियों के माध्यम से क्या क्या प्रभावित करेगी गवर्नमेंट? एक तो प्रभावित करेगी आर्थिक विकास का स्वरूप। क्या प्रभावित करेगी? आर्थिक विकास का स्वरूप। आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना। तो मैंने बोला कि आर्थिक विकास का स्वरूप जो है इसको प्रभावित करेगी गवर्नमेंट। कैसे प्रभावित करेगी? नीतियों के माध्यम से करेगी। और नीतियों की बात करते हैं जब, तो तीन नीतियां आप सभी पढ़े भी होंगे। ठीक है। प्रमुख रूप से तो आप पढ़ते हैं क्या? दो ही नीतियां। एक तो आपने पढ़ा होगा क्या? फिजिकल पॉलिसी, शॉर्ट में लिख दिया पी। दूसरा आपने क्या पढ़ा? मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। और तीसरा इसमें एक और पॉलिसी आ जाती है, ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति। तो ये वो तीन नीतियां हैं जिनके माध्यम से क्या करती है? सरकार जो है आर्थिक विकास को प्रभावित करेगी। ठीक है ना। आर्थिक विकास के स्वरूप को प्रभावित करेगी। इसके अलावा क्या प्रभावित करेगी उस पे भी चर्चा करते हैं। तो और ये प्रभावित करेगी कि आय और संपत्ति का वितरण कैसा रहे। तो दूसरी चीज क्या? आय व संपत्ति के वितरण को प्रभावित करेगी। ठीक है ना। आय व संपत्ति के वितरण को प्रभावित करेगी। आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की जो भूमिका होगी, ठीक है ना, इकोनॉमी में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की जो भूमिका होगी इसको भी क्या करेगी? इसको भी सरकार प्रभावित करेगी अपने नीतियों के माध्यम से। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की भूमिका। ठीक है। अगली चीज क्या हो सकती है? विदेशी विनिमय कोष के अर्जन। शॉर्ट में आप लिख सकते हो विदेशी विनिमय को प्रभावित करेगी। इसको विदेशी विनिमय को प्रभावित करेगी। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। इसी के साथ साथ क्या? औद्योगिक विकास को प्रभावित करेगी। औद्योगिक विकास पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा क्या? इसके अलावा हो सकता है जैसे कि विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह। विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह से आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एफडीआई की, एफआईआई की, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जितनी आर्थिक क्रियाएं होती हैं आज के टाइम में, सरकार इन सभी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। किसके माध्यम से प्रभावित करेगी? वो प्रभावित करेगी तीन नीतियों के माध्यम से।
एक तो राजकोषीय नीति, दूसरी मौद्रिक नीति और तीसरी कौन सी? व्यापारिक नीति। यही वो 3 नीतियां हैं जिनके माध्यम से सरकार क्या करती है? सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करेगी और जो कुछ मैंने आपको बातें बताई इन सभी को क्या प्रभावित करेगी। अगर दो नीतियों की हम लोग बात करें, ऊपर की जो ये दो नीतियां आप देख रहे हैं, एक तो फिस्कल पॉलिसी जिसे आप राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी सी आपसे आई थिंक टैक्सेशन वाले लेक्चर में किया होगा या बजटरी वगैरह में कहीं तो किया ही है ना? इसके बारे में भी आप जानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जिसकी चर्चा आप मॉनेटरी वाले लेक्चर में देखे होंगे, ये मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति, और इसको भी आप समझते ही होंगे कि मौद्रिक नीति क्या होती है ना? अब तीसरी जो इसमें है वो है व्यापार नीति। तो ये जो व्यापार नीति है, इस व्यापार नीति के माध्यम से सरकार क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। देखो, हमारे देश में जो चीजें चलेंगी वो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के द्वारा कंट्रोल होंगी, लेकिन जो व्यापार नीति बनेगी जिसे आप विदेशी व्यापार नीति के नाम से जानते हैं, इससे क्या होता है? इससे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्रियाओं पे असर पड़ता है। ठीक है, तो ये तीसरी नीति हो गई क्या? ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति। ठीक है ना? अब इसमें अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसमें आगे की बात करें, तो ये जो व्यापार नीति है ये किस लिए बनाई जाती है? मेन देखो प्रॉब्लम क्या होती है? मेन प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है ना? देखो, हम लोग बीओपी पे पहुंचे उससे पहले एक चीज आपको और समझा दूं कि जब हम लोग बात करते हैं व्यापार की, किसकी बात करते हैं? व्यापार की, इट मीन्स ट्रेड की। ट्रेड में क्या होता है? आप सभी को पता है, ट्रेड में होता है आयात और निर्यात। ठीक है ना? ट्रेड में आप दो चीजें पढ़ते हैं, व्यापार में आप दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हैं आयात, जिसे आप इंपोर्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा आप क्या पढ़ते हैं? निर्यात, जिसे कि आप क्या एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो सरकार क्या करती है ना? सरकार जो है इन चीजों को संतुलित बनाए रखने के लिए या इनको कैसे रेगुलेट करना है, इनकी क्या दिशा और दशा होनी चाहिए, इन सब के लिए क्या करती है? सरकार एक व्यापार नीति भी बनाती है। व्यापार नीति भी बनाती है। और मेरा आप सभी से सवाल है कि अभी वर्तमान में कौन सी विदेशी व्यापार नीति चल रही है? कमेंट करके फटाफट बताएंगे। इसी व्यापार नीति को आप विदेशी व्यापार नीति के नाम से भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो, अब आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। तो मैंने बोला क्या कि आयात और निर्यात होगा। आयात और निर्यात कैसे होता है? जैसे हमारे इंडिया है, किसी अन्य देश के साथ ये क्या करेगा? वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करेगा, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया होगी। अब अगर हम वस्तुओं और सेवाओं को अपने यहाँ मंगा रहे हैं, हमको जरूरत है किसी अन्य देश से, तो इसे हम बोलेंगे कि हमने क्या किया? इंपोर्ट किया। इसी प्रकार से कोई वस्तु या सेवा है, हम लोग अन्य देश में उसको भेज रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्या? कि एक्सपोर्ट किया। ओके, एक्सपोर्ट किया। ठीक है ना? मेरा सवाल ये है कि सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने पूछा कि कौन सी व्यापार नीति चल रही है, तो एक जवाब आया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। बिल्कुल सही बात है। अभी हाल ही में 31 मार्च 2023 को नई विदेशी व्यापार नीति की घोषणा हो जाती है और जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाती है। इसके पहले विदेश व्यापार नीति जो 2015 में बनाई गई थी, 15 से 20 तक के लिए थी, उसका एक दो बार एक्सटेंशन किया गया था। तो प्रेजेंट टाइम में अगर बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कौन सी विदेशी व्यापार नीति लागू हो चुकी है? विदेश व्यापार नीति 2023। चलो, अब अपने असली मुद्दे पे हम लोग आते हैं। असली मुद्दा हमारा क्या है? हमने कहा कि क्या करना है? आयात करना है, निर्यात करना है। ठीक है, अब देखो आयात कितना हुआ, निर्यात कितना हुआ, ये सारी चीजें देखो ऐसे हवा में तो चल नहीं सकती। इसका हमको एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, का हमको एक लिखित प्रमाण रखना पड़ेगा, है ना? तो जितना हमने ये व्यापारिक क्रियाएं किया, ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझिएगा कि एक देश के निवासियों का
सिंपल सा एक डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा, आसान भाषा में बताऊंगा। तो मैंने बोला कि यहाँ पे आपको लेना है क्या, एक देश के निवासियों का, ओके, एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देश के निवासियों के साथ, विश्व के अन्य देश के निवासियों के साथ ओके। अब इसमें भी देखो टाइम पीरियड लेना है, तो इसमें आप लिख सकते हैं सामान्यतया एक वर्ष के दौरान, सामान्यतः या सामान्यतया एक वर्ष के दौरान, एक वर्ष के दौरान जो अंतरराष्ट्रीय, अब इस बात को गौर करना है, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या लेन देन होगा, तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है अंतरराष्ट्रीय की, इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो अंतरराष्ट्रीय व्यवहार या लेन देन होगा, लेन देन होगा, उसका जो पूरा लेखा जोखा होगा, ठीक है ना, उसका जो पूरा लेखा जोखा होगा, तो उनको आप कह सकते हो ना कि उसका लेखा जोखा जो होगा, उसका लेखा जिस खाते में करेंगे, या जिस, हाँ यही कह सकते हो, जिस खाते में करेंगे उसका एक मेंटेन करना पड़ेगा ना रजिस्टर। अब ये वहां कॉपी वाला रजिस्टर नहीं चलेगा, अब तो वो सारी चीजें ऑनलाइन है। तो जिस खाते में करते हैं, उसका लेखा जोखा जिस खाते में करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। खाता बोल सकते हैं आप, या विवरण बोल सकते हैं। तो ये बीओपी की क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई, ठीक है, ये बीओपी की डिफिनेशन हो गई। अच्छा, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ठीक से, कोई नहीं, मैं डिफिनेशन एक बार फिर से बोल दिया कि एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देश के निवासियों के साथ सामान्यतः एक वर्ष के दौरान जो अंतरराष्ट्रीय व्यवहार या लेन देन होगा, उसका लेखा हम जिस खाते में करेंगे उसे बोलेंगे बीओपी खाता, और इसी को आप बोलेंगे क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। यही पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे जो चीजें चलेंगी ध्यान में रखना, यहाँ पे जो बातें की जा रही हैं, यहाँ पे जो कहानी मैं आपसे कर रहा हूँ, वो सामान्यतः एक वर्ष के लिए या एक कैलेंडर वर्ष के लिए होता है। और हमारे यहाँ देखो बीओपी की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, या बीओपी का जो भी पूरा ये तैयार किया जाएगा बैलेंस शीट, ये किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, ये आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और आरबीआई इसको क्या करता है, एक वित्तीय वर्ष के लिए क्या तैयार करता है, ठीक है ना, एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार करता है। तो अब देखो एक बात तो आपने समझ लिया कि जो लेन देन किए जाएंगे, अब इस लेन देन में समझने वाली बात यह है कि वस्तुओं का भी लेन देन होगा, ठीक है ना। एक तो मैंने क्या बोला कि वस्तुओं का लेन देन होगा, वस्तुओं का लेन देन होगा। दूसरी चीज क्या, सेवाओं का लेन देन होगा, वस्तुओं का लेन देन हो गया, सेवाओं का लेन देन हो गया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती है, इसमें और आगे कहानी क्या आती है कि इसमें और जुड़ जाएगा, जैसे कि जो संपत्ति और पूंजी है, ठीक है ना, संपत्ति व पूंजी का लेन देन। तो ये जितने भी लेन देन होंगे, जितने भी ये आपस में लेन देन की प्रक्रिया होंगी, ये सारी चीजें क्या बीओपी के अंतर्गत आएंगी, ये सारी चीजें बीओपी के अंतर्गत आती हैं। अब आगे समझने वाली अभी बात आपको और मिलेगी कि ये जो वस्तुओं का लेन देन होगा, जो सेवाओं का लेन देन होगा, इन्हें क्या बोलते हैं। क्योंकि आपने बीओपी में एक कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि दृश्य मदें क्या होती हैं, ठीक है, दृश्य मदें जिसको पता हो बताएं। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा अदृश्य मदें क्या होती हैं, ओके। तो जिसको ये दृश्य और अदृश्य के बारे में पता होगा, इधर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना।
तो अब जैसे कि वस्तुओं का लेन देन करना है किसी अन्य देश से, सेवाओं का लेन देन करना है किसी अन्य देश से, संपत्ति और पूंजी का लेन देन करना है किसी अन्य देश से, तो इन सब से रिलेटेड जो विवरण तैयार होगा, इन सभी से रिलेटेड जो विवरण तैयार होगा, जो पूरा एक लेखा जोखा तैयार होगा, इसी विवरण को क्या कहते हैं? इसी विवरण को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो पूरा लेखा जोखा बनेगा, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन। ठीक है ना? यही क्या हो जाएगा? भुगतान संतुलन। ओके, अब देखो आगे की कहानी। जैसे कि एक देश ने क्या किया, अच्छा एक बार आप लोग का कमेंट भी देख लेता हूं कि किसी ने दृश्य और अदृश्य मदों के बारे में बोला है। ठीक है, हाँ, कोई वस्तु विजुअल, अच्छा दृश्य वस्तु और अदृश्य से वस्तु, दृश्य वस्तु से अदृश्य सेवा से, बिल्कुल विजिबल में गुड्स एंड, बिल्कुल सभी सभी का सही है। ठीक है ना? और ये भी अपने आप में अच्छी डिफिनेशन है कि जिसका लेखा जोखा रजिस्टर में लिखित हो वो दृश्य हो जाएगी, जैसे कि वस्तुएं हो गई, और सेवाओं को तो लिख नहीं पाएंगे तो वो क्या अदृश्य हो जाती। इतनी बात क्लियर है ना? देखो आगे की कहानी आप ऐसे समझेंगे कि एक देश जो विश्व के अन्य देश को वस्तुएं बेचता है, उसे आपने क्या कहा कि वो निर्यात हो गया। के लिए मैं पिछली वाली स्लाइड पे आता हूं। जैसे कि मैंने बोला कि एक देश ने क्या किया, एक देश जो विश्व के अन्य देश को अपने वस्तुओं को भेजेगा, बेचेगा, उसको आपने बोला क्या, ये निर्यात हो गया। इट मींस ये क्या हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया। ओके, दूसरी चीज, जो अगर हम किसी अन्य देश से क्रय करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये इंपोर्ट हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है ना? और अब ये जो दृश्य और अदृश्य की बात करते हैं, अब आ जाते हैं इस पे, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, जो आयात किया जाएगा, जो निर्यात किया जाएगा, तो जिनका रिकॉर्ड पोर्ट बोलेंगे, उसे बंदरगाह बोलेंगे। ठीक है ना? तो आयात व निर्यात किए जाने वाली, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, वैसे ये बोल के बता देता हूं, आप लोग समझ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि पूरी कहानी लिखने की कोई जरूरत पड़े। तो सिंपल सी बात है कि आयात और निर्यात किए जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो पोर्ट पे रिकॉर्ड की जाती हैं, उनको बोला जाता है विजुअल आइटम्स, उनको दृश्य मदें बोला जाता है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया में सिर्फ वस्तुओं का, ठीक है ना, सिर्फ वस्तुओं का ही आयात और निर्यात नहीं होता है, बल्कि सेवाओं का भी होता है। ठीक है, तो सेवा क्या है, सेवा को तो कहीं पोर्ट पे ऐसे हम लोग लिखेंगे नहीं, उसका पोर्ट पे तो कोई रिकॉर्ड बनेगा नहीं, तो इसीलिए सेवाओं के लेन देन को क्या बोलते हैं, अदृश्य मदें बोलते हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ लेन देन होते हैं। ठीक है ना, इनके अतिरिक्त भी कुछ लेन देन होंगे, जैसे पूंजी वगैरह का होगा, तो उसकी भी अभी आगे डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। अब आगे की कहानी को समझिएगा। जैसे ये लेन देन जो हुआ, उसमें और बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है, और बातें ध्यान में रखनी है। जैसे आपने क्या किया, आयात किया, पहली चीज क्या, आयात हो गया, दूसरी चीज क्या, निर्यात हो गया। दो ही प्रक्रियाएं हैं मेन, आयात और निर्यात की कहानी है इधर। ठीक है ना, आयात और निर्यात की कहानी है। तो इसमें प्रत्येक व्यवहार भुगतान संतुलन के जमा पक्ष या डेबिट साइड में प्रदर्शित होगा। समझिएगा ऐसे, जैसे कि आपने निर्यात किया ना, तो निर्यात किया तो आपको क्या हुआ, विदेश से भुगतान की प्राप्ति होगी। आपने निर्यात किया तो आपको क्या मिला, विदेश से भुगतान मिला, विदेश से आपको क्या मिला, भुगतान मिला। ओके, दूसरी चीज, आपने जब आयात किया तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे विदेश को भुगतान किया, आपने यहाँ क्या किया, विदेश को भुगतान किया। तो अब इसमें समझना क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का अगर आप निर्यात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, है ना, तो इसे आप किस में दिखाएंगे, इसे आप दिखाएंगे प्लस वाले में। प्लस वाले में बोले तो आपने अगर जो है इसको क्या किया, इसको प्लस में दिखाएंगे, अभी आगे स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा। और आपने जो भुगतान किया है ना, इसको माइनस में दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक व्यवहार भुगतान संतुलन के जमा पक्ष, ठीक है, या नाम पक्ष में प्रदर्शित होना चाहिए। तो पूरी कहानी को, इस बात को आप ऐसे सरलता से समझिए
कि जो भी आप क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे या जो अंतर्राष्ट्रीय आप व्यवहार करेंगे, आर्थिक लेन-देन करेंगे, उसमें या तो आप क्या दिखाएँगे, या तो आप डेबिट अकाउंट में दिखाएँगे या तो आप क्रेडिट अकाउंट में दिखाएँगे। 2 में से एक जगह दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका क्या लेन-देन होगा, ठीक है? लेन-देन होगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब जैसे कि निर्यात आपने किया, निर्यात जो है किधर दिखाएँगे? निर्यात जो आपने किया ये दिखाएँगे भुगतान संतुलन के जमा पक्ष में। जमा पक्ष में और जो आप आयात करेंगे या निर्यात वाले को किसमें दिखाएँगे? क्रेडिट में दिखाएँगे। ठीक है? क्रेडिट क्योंकि इधर आपको क्या मिल रहा है विदेश से भुगतान और विदेश को जो आपने भुगतान किया है ये डेबिट में दिखाएँगे। ये भी बात क्लियर ध्यान में आप रखिए। ठीक है ना? तो यहाँ तक हो गया और आपने अच्छा पिछली बार मैंने बीओपी कहीं और पे पढ़ाया था आई थिंक है ना? चलो कोई नहीं इस बार भी जो पिछली बार हुआ उससे तो बेटर ही होने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो ये बात आपने समझ लिया सहजता से कि विदेश को जो भुगतान आप कर रहे हैं तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा। इट मीन्स ये डेबिट अकाउंट को दिखाएगा। विदेश से जो भुगतान प्राप्त हो रहा है ये प्लस ये क्रेडिट को दिखाएगा। ठीक है ना? ये क्रेडिट को दिखाएगा। ये बात क्लियर हो गई ना? अब अगली चीज इसमें ये समझिएगा कि अगर हम लोग जैसे इंडिया को लेकर के बात करें कि भारत की दृष्टि से कौन से ऐसे व्यवहार हैं या कौन सी ऐसी मदें हैं जिससे कि भारतीयों को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भारत की दृष्टि से या हाँ भारत की ही दृष्टि से लिखेंगे। हमारे देश की दृष्टि से अगर हम लोग देखें ऐसी मदें भारत की दृष्टि से वे मदें जो कि जमा पक्ष को दिखाएंगे। जमा पक्ष को प्रदर्शित करेंगे। एक-एक बात आप सभी के साथ यहाँ पे मैं शेयर करूंगा ताकि एकदम आसानी से और सहजता से आप बीओपी को समझ पाएं। तो जैसे कि आपने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने कहा कि ऐसी मदों की चर्चा करने जा रहे हैं जो जमा पक्ष को प्रदर्शित करेंगी। जमा पक्ष मतलब क्या? क्रेडिट। ओके, जमा पक्ष मतलब क्या? क्रेडिट हुआ। तो इसमें पहली चीज तो देखो वस्तु का निर्यात। वस्तु का निर्यात हमने किया, उससे क्या होगा? क्रेडिट होगा, यानी कि हमारे बीओपी में वो जमा पक्ष में ऐड होगा। इसी प्रकार से क्या? यातायात तथा यात्रा प्राप्तियां। ये जानना इसलिए जरूरी है कि कभी अगर यहाँ से सवाल पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा भारत में जमा पक्ष को प्रदर्शित करेगा, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यातायात तथा यात्रा प्राप्तियां। ओके, नेक्स्ट लेंगे विदेशों में किए गए निवेश से प्राप्त आय। अगर कोई निवेश विदेश में किया गया है तो उससे जो प्राप्त आय होगी, तो विदेशों में किए गए निवेश से प्राप्त आय। आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। विदेश में किए गए निवेश से प्राप्त आय, ये भी क्रेडिट अकाउंट को दिखाएगी। विदेशी निवासियों से प्राप्त उपहार। विदेशी निवासियों से प्राप्त होने वाला उपहार, ये भी किसको दर्शाएगा? क्रेडिट यानी कि जमा पक्ष को दर्शाएगा। ओके, और अगला इसमें क्या? अगला इसमें ले सकते हैं कि विदेशी सरकारों या संस्थाओं द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता। विदेशी सरकार को ले लिया, विदेशी सरकार को ले लिया या संस्था को। तो विदेशी सरकार या संस्था द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता। प्राप्त आर्थिक सहायता। अब मोटा मोटा ये वो मदें हैं जिनसे क्या होगा? जिनसे क्या होगा? क्रेडिट होगा, यानी ये मदें क्या भारत के बीओपी अकाउंट में क्रेडिट
अकाउंट या जमा पक्ष को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। और एक चीज और यहाँ पे आपको समझना है, एक चीज, अच्छा यहाँ पे, हाँ इतना हो गया ना। हाँ एक चीज और समझना है कि ये तो देखो जमा पक्ष का हुआ, यानी कि प्लस अकाउंट की बात किया, अभी माइनस की भी बात करेंगे। इसमें समझने के लिए आप प्लस भी चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरा माइनस अकाउंट वाला, यानी कि भारत की दृष्टि से कौन से ऐसे मदे हैं जो कि क्या करेंगे, माघ पक्ष को दिखाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हो मदे, जो पहला वाला क्या हो गया था आपका, पहला वाला हो गया था जमा पक्ष, दूसरा मदे जो माघ पक्ष को क्या बोलेंगे, डेबिट। ये डेबिट अकाउंट की बात करेगा। तो मदे जो माघ पक्ष को प्रदर्शित करेंगी। ओके, इसकी बात करते हैं कि कौन कौन से वो मदे हैं जिनसे कि डेबिट होगा हमारा, है ना, डेबिट अकाउंट में क्या क्या प्रदर्शित हो। तो इसमें पहली चीज जैसे कि वस्तु का जो आयात किया जाएगा, पहली चीज क्या, वस्तु का आयात जो किया जाएगा वो किधर जाएगा। अच्छा ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये डेबिट का मतलब क्या, ये निगेटिव अकाउंट को दिखाएगा। तो वस्तु का आयात किया जाएगा, इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या, यातायात और यात्रा व्यय, यातायात व यात्रा व्यय। ठीक है। तीसरी चीज इधर क्या, विदेशियों द्वारा किए गए विनियोग पे प्रदत्त आय। तो जैसे कि हमारे द्वारा, यानी सॉरी हमारे यहाँ अगर किसी विदेशी ने विनियोग किया है, ठीक है, तो विदेशी द्वारा किए गए विनियोग या किए गए निवेश, विदेशी द्वारा किए गए निवेश पर प्रदत्त आय, जो उसने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है, प्रदत्त आय, उसके फलस्वरूप जो इनकम होगी वो क्या, वो डेबिट अकाउंट में शो होगी। अगला चीज इसमें क्या होगा, विदेशी को दिया गया उपहार। तो अगला चीज क्या, विदेशियों को दिया गया उपहार। ठीक है ना, विदेशियों को दिया गया उपहार। विदेशी यानी कि अन्य देश के लोगों को अगर हमारे यहाँ से कोई गिफ्ट वगैरह दिए जा रहे तो वो भी क्या, डेबिट अकाउंट में प्रदर्शित हो। इसके अलावा जैसे कि हमारे देश ने क्या किसी अन्य देश की आर्थिक सहायता किया, तो इसको आप क्या लिखोगे, विदेशियों को दी गई आर्थिक सहायता। ठीक है ना, विदेशियों या विदेशों को आप कह सकते हो, क्योंकि एक व्यक्ति को तो देंगे नहीं, वो तो देश को देंगे। तो विदेशी को दी गई आर्थिक सहायता, ये भी किधर प्रदर्शित होगी, ये भी प्रदर्शित होगी डेबिट अकाउंट में। ठीक है ना। हाँ चलो, भारत के द्वारा विदेशियों में किए गए ये, चलो ये सारी चीजें हो गई। तो इतनी चीजें क्या हो गई, इतनी चीजें हो गई डेबिट अकाउंट में जो प्रदर्शित होंगी। लास्ट में क्या लिखा है, मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर देता हूं तो आपको दिखाई देने लगे। चलो लास्ट स्लाइड का भी दिखा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये वो मदें हैं जो कि जमा पक्ष को यानी कि क्रेडिट अकाउंट को शो करेंगी या उसमें प्रदर्शित की जाएंगी। और दूसरा वाला ये है जो कि डेबिट अकाउंट में प्रदर्शित होंगी। इतनी चीजें हो गई ना। आगे की कहानी समझिएगा। आगे की कहानी ये है, जैसा कि मैंने बोला कि जितना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित व्यवहार किया जाएगा, वो ये श्योर है कि उसको भुगतान संतुलन में प्रदर्शित करना ही करना है। ठीक है ना, उसको भुगतान संतुलन में प्रदर्शित करना ही करना है। तो अब आपको क्या देखना है, अगली चीज कि दो खातों के बारे में आपने सुना होगा। एक तो आपने सुना होगा कि चालू खाता होता है, एक तो आपने क्या सुना होगा, चालू खाता होता है। दूसरा आपने सुना होगा क्या, पूंजी खाता होता है। तो इन दो अकाउंट की भी बात करेंगे, क्योंकि बिना इनकी बात के चीजें अधूरी रह जाएंगी, है ना। तो चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने क्या किया, वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जो चीजें आप प्रदर्शित करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, जिसे आप क्या बोलेंगे, दृश्य और अदृश्य, है ना।
तो वस्तुओं तथा सेवाओं, वस्तुओं तथा सेवाओं से संबंधित जो भी पक्ष है या वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जो भी बातें हैं वो किसमें प्रदर्शित होंगी? वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी मुद्दे को ऐसे लिख सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी मुद्दे। अब मुद्दों की बात क्या है? जो कि हम लोग व्यापार करें, तो इसको आप किस में प्रदर्शित करेंगे? इसको आप प्रदर्शित करेंगे चालू खाते में, चालू खाते में, ठीक है ना, चालू खाते में। और जो दूसरा इधर है आपको देखना, दूसरा वाला आपको कौन सा देखना है? दूसरा आपको देखना है जैसे कि पूंजी संपत्ति की बात किया था मैंने, पूंजी संपत्ति की, पूंजी संपत्ति की बात करें, ऋण की बात करें, ऋण वगैरह की बात करें, है ना, तो इसके अलावा क्या, हाँ, ऋण के साथ और आप क्या ले सकते हो? जैसे नकदी वगैरह से रिलेटेड जो भी व्यवहार होंगे, पूंजी संपत्ति, ऋण, नकदी, इनसे जुड़े व्यवहार जो प्रदर्शित किए जाएंगे, इनसे जुड़े जो व्यवहार प्रदर्शित किए जाएंगे, किसमें प्रदर्शित किए जाएंगे? वो प्रदर्शित किए जाएंगे पूंजी खाते में, ठीक है ना, वो किसमें प्रदर्शित किए जाएंगे? पूंजी खाते में। तो इधर आपने देख लिया, एक तो आपका क्या चालू खाता हो गया, दूसरा क्या हो गया? पूंजी खाता, ठीक है। चालू खाता आपका क्या हो जाता है? चालू खाता इसे क्या बोलेंगे? करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट शॉर्ट में लिख दिया। और पूंजी खाता क्या हो जाता है आपका? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओके। हाँ, अब इंडिया में काफी टाइम से आप सुनते होंगे सीएडी के बारे में। सीएडी को आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। तो इसे बोलते हैं सीएडी को क्या? करेंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी, करेंट अकाउंट डेफिसिट। और हमारे इंडिया में ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमेशा से रहा है, ठीक है ना, हमेशा से ये यानी कि जो चालू खाते का घाटा है वो लगातार परेशान कर रहा है, ओके। तो ये भी एक प्रॉब्लम है सीएडी, इट मींस करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। आगे हम लोग इस पे और विस्तृत चर्चा करेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट की क्या स्थिति है, कैपिटल अकाउंट के बारे में क्या-क्या बातें हैं। तो इस तरीके की सारी चीजें हम लोग करेंगे। सो अभी जितनी चीजें हम लोगों ने किया ना, वो हम लोगों ने पूरा एक बेस समझा कि कैसे आप बीओपी को समझेंगे, कैसे आप बीओपी को समझेंगे। और डेफिनेशन भी आपने देख लिया। सो मोटा मोटा आपने क्या देखा? तीन बातें इधर से आपके सामने स्पष्ट हो सकती हैं या हुई ही होंगी। पहला कि आपने देखा कि वस्तुओं का लेन देन किया जा रहा है। पहली चीज आपने क्या देखा? कि वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, वस्तुओं का लेन देन। दूसरी चीज आपने क्या देखा? कि सेवाओं का लेन देन हो रहा है, ठीक है, सेवाओं का लेन देन हो रहा है। तीसरी चीज आपने क्या देखा? तीसरी चीज आपने देखा कि पूंजी का लेन देन हो रहा है, पूंजी का लेन देन हो रहा है। अब जो वस्तुओं का लेन देन हुआ उसे आपने दो नाम से जान लिया। एक तो आपने बोल दिया कि वो या तो व्यापार खाता है, व्यापार खाता आप बोल सकते हो, या उसको आपने क्या बोला? दृश्य खाता, ठीक है। और ये जो सेवाओं का था इसे आपने क्या बोला? कि ये अदृश्य खाता है, अदृश्य खाता। और ये जो पूंजी का लेन देन वाला था इसमें आपने क्या क्या समझा? कि ये जो ऋण, जमा, निवेश, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। अब हम लोग ओवरऑल बात करते हैं बीओपी के स्ट्रक्चर पे, बीओपी के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो ये बीओपी का स्ट्रक्चर बना दूंगा, उसके बाद मैं भी इधर क्या विजिबल हो जाऊंगा। अभी मैं भी इधर क्या इनविजिबल बन गया हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं भी क्या इधर इनविजिबल हूँ, लेकिन अभी जल्दी ही विजुअल हो जाऊंगा जैसे ही ये स्ट्रक्चर पूरा बना दूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए फुल पेज या फुल स्लाइड की आवश्यकता पड़ेगी। चलो, पहली चीज जब आप बीओपी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें एक तो आपका रहेगा चालू खाता, चालू खाता से आपने क्या बोला? करेंट अकाउंट बोला, करेंट
अकाउंट। ओके, दूसरा आपका इसमें क्या हो जाएगा, बीओपी का ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। दूसरा इसमें हो जाएगा पूंजी खाता। पूंजी खाता मींस क्या, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीसरा इसमें खाता एक बनेगा। तीसरा खाता जो बनेगा उसमें क्या रहेगा, तीसरे खाते में रहेगा नेट एरर्स एंड ओमिशंस, यानी कि त्रुटियां वगैरह इसमें रखी जाएंगी, शुद्ध त्रुटियां, यानी कि जो भूल चूक वगैरह हो गई वो सारी चीजें। तो इसको आप क्या लिखेंगे, नेट एरर्स। चौथा जो इसमें आपको रखना है वो रखना है विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार को आप सभी जानते ही होंगे क्या होता है, ये होता है शॉर्ट में इसे फॉरेक्स के नाम से जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, तो चलो अब इसमें दो मेन आ जाते हैं अभी। एक तो देखो आपको क्या देखना कि चालू खाते में मैंने बताया किसकी बात की जाएगी। तो चालू खाते में हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं एक तो वस्तुओं का और सेवाओं का। सो इसमें आपको दो अकाउंट देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपका, अच्छा इसको चलो हाँ यहाँ पे तो ये हो ही सकता है। चालू खाते की अगर बात करेंगे तो इसमें दो अकाउंट आप फिर से बना लो। एक तो आपने इधर क्या दिखाएंगे, एक चीज कि दृश्य का संतुलन, इट मींस आप इधर दिखाएंगे बैलेंस ऑफ विजुअल्स, बैलेंस ऑफ विजुअल। ठीक है ना, इसे आप क्या बोलेंगे, दृश्य का संतुलन है। दृश्य का संतुलन है मतलब ये क्या, वस्तुओं से संबंधित है, वस्तुओं से संबंधित है। ठीक, इसके बारे में और क्या थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि ये स्थिति दिखाएगी किसको, बीओटी को, बैलेंस ऑफ ट्रेड को। ये किसको दिखाएगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड को दिखाएगी, यानी कि यह किसको दिखाएगी, यह दिखाएगी व्यापार संतुलन को, व्यापार संतुलन को। इस अकाउंट में क्या प्रदर्शित होगा, इस अकाउंट में प्रदर्शित होगा कि वस्तुओं का निर्यात मूल्य कितना है और वस्तुओं का आयात मूल्य कितना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो ये सारी चीजें जो कि जितनी भी क्रियाएं हैं इसे आप जानेंगे बीओटी नाम से। दूसरा मैंने बोला कि दूसरे में आपको क्या देखना है, अदृश्य का संतुलन। दूसरे में क्या देखना है, अदृश्य का संतुलन। अदृश्य का संतुलन का मतलब क्या, इसमें आपको इनविजिबल गुड्स जो हैं उनके बैलेंस को देखना है। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें एक तो देखो सेवा वगैरह शामिल हो जाएंगी। अब इस अदृश्य के संतुलन में तीन पार्ट आपको पढ़ने हैं, अभी अगले स्लाइड में इनकी डिटेल में चर्चा करूंगा। जैसे कि इसमें मेजर पार्ट आपने ले लिया सेवा को, ठीक है, सेकंड पार्ट आपने ले लिया इनकम को, आय को, है ना, और वो कौन सी आय रहेगी, वो रहेगी इनकम NFIA, ठीक है, विदेशियों द्वारा शुद्ध अर्जित जो आय होती है। और फिर ये थर्ड नंबर पे क्या रहेगा, ट्रांसफर वगैरह रहेंगे, गिफ्ट वगैरह रहेंगे, डोनेशन, ग्रांट्स, ये सारी चीजें। चलो अभी डिटेल में इसकी और बात करते हैं। ओके, तो इसको पहले इसी को चालू खाते को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से चीजों को आप देखना, तभी सारी चीजें आपके माइंड में बैठ पाएगी। ठीक है, अच्छा अभी मैं भी अपने आप को विजुअल कर लेता हूँ, हो सकता है आपको इंटरेस्टेड ना लगता हो। तो चलो मैं भी इधर अपनी एंट्री कर चुका हूँ, मैं भी विजुअल। तो एक बार डिटेल में हम लोग किसकी बात करेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं करेंट अकाउंट की। करेंट अकाउंट, चालू खाता। करेंट अकाउंट की बात करें जैसा कि, तो मैंने बोला कि इसमें आपको दो पार्ट पढ़ने हैं, दो पार्ट इसमें आपको पढ़ने। एक तो मैंने बोला कि दृश्य का संतुलन रहेगा, यानी कि वस्तुओं से रिलेटेड क्रियाकलाप किए जाएंगे, यानी इसको आप लिख सकते हो ये बीओटी रहेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा। तो ये किससे संबंधित रहेगा, ये संबंधित रहेगा, ये व्यापार संतुलन को दिखाएगा। और व्यापार संतुलन की बात करेंगे तो कैसा व्यापार संतुलन, ये वस्तुओं के व्यापार संतुलन के बारे में चर्चा करेगा। सो समझने के लिए आप इधर ये भी लिख सकते हैं अपनी नोट्स में
कि इसमें हम लोग बात करेंगे दृश्य के संतुलन की। दृश्य के संतुलन की, जो दृश्य मदें हैं, दृश्य मदें जो हैं, दृश्य मदों को देखेंगे और दृश्य मदों के संतुलन की बात करेंगे। दूसरी चीज मैंने आप सभी के साथ बोला कि इधर क्या देखेंगे, इधर देखेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, यानी कि जो अदृश्य मदें हैं उनके संतुलन की बात करेंगे। तो इधर क्या, अदृश्य मदों का संतुलन, ये करेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। अब फिर मैंने बोला कि जो अदृश्य मदों का संतुलन है, इसमें भी कुछ अलग अलग जो है इसका बंटवारा हो जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। चलो, अदृश्य मदों का जो संतुलन है उसमें एक तरफ आपने बहुत सारी चीजें लिखनी है। एक तो जैसे कि आपने लिखा सेवा, यानी कि सेवाएं हो गई, ये भी अदृश्य मदों में आएगी। यात्रा हुआ, परिवहन हुआ, सेवाएं। अब इसमें देखो, यात्रा, परिवहन, बीमा हो गया, ठीक है ना, संचार हो गया, बीमा के अलावा क्या, संचार हो गया, निर्माण हो गया। ये चीजें इसलिए जानना जरूरी है आपको कि परीक्षा में इधर से सवाल बन सकता है कि कौन सी मदें अदृश्य में आएंगी या कौन सी दृश्य में आएंगी। इसके अलावा फिर क्या और लिख देता हूं साइड में, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं। और क्या लिख सकते हैं इधर, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी बातें की जाएंगी या जो भी लेन देन वगैरह रहेंगे, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वाला पूरा, है ना। उसके अलावा क्या, समाचार एजेंसी, समाचार एजेंसी। उसके अलावा क्या लेंगे इधर, व्यवसाय सेवाएं, व्यवसाय सेवाएं। ये सभी की सभी चीजें किस में आएंगे, ये सारी चीजें अदृश्य मदों के संतुलन में आएंगी, मतलब स्पेशली ये रिलेटेड रहेगा सेवाओं से, ठीक है। दूसरा इसमें एक और मैंने बोला कि एक और, एक क्या, अभी तो दो बच रहे हैं। एक तो ये हो गया सेवाओं से रिलेटेड, एक इसमें रहेगा आय, और ये जो आय बात की जाएगी, ये बात की जाएगी NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा जो इसमें किया जाएगा, अच्छा एक बार चेक कर लेता हूं कि ठीक से दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अभी ठीक से दिखाई पड़ रहा, थोड़ा बहुत छुपेगा तो इतना चलेगा। तीसरा फिर इसमें क्या होगा, जैसे जो ट्रांसफर वगैरह किए जाएं, ट्रांसफर पेमेंट, इट मींस हस्तांतरण, हस्तांतरण भुगतान, वो ट्रांसफर नौकरी वाला मत समझिएगा, इधर ट्रांसफर पेमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उपहार वगैरह का जो लेन देन होगा, उपहार के अलावा जो ग्रांट यानी कि दान वगैरह दिए जाएं, जो अनुदान दिए जाएं, उपहार के अलावा क्या, दान हो गया, अनुदान हो गया। रेमिटी, रेमिटी के बारे में आपने सुना होगा, रेमिटेंस यानी कि उसे क्या, प्रेषण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किस में शामिल हो जाएंगी, ये सारी चीजें शामिल हो जाएंगी अदृश्य मदों में भी, ये यानी अदृश्य मदों में ही ये भी शामिल होंगी। एक तो मैंने बोला ट्रांसफर, गिफ्ट, ठीक है ना, डोनेशन, अनुदान, प्रेषण, ये भी। इसी प्रकार से आय भी, जिसे आप आय में क्या देखेंगे, NFIA, ठीक है। और सेवा का तो हो ही गया। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने चर्चा किसकी कर लिया, करेंट अकाउंट की बात कर लिया, करेंट अकाउंट की, यानी कि चालू खाते की बात किया। अभी एक खाता और बच रहा है जिसपे डिटेल में बात करनी है। वो कौन सा खाता बच रहा है, वो बच रहा है कैपिटल अकाउंट। तो अब चलो डिटेल में बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है। अच्छा, सवाल जैसे कि अगर आप ये पूछना चाहें कि सवाल किस तरीके के बनेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो जैसे जितनी चीजें अभी इधर आपने देखी ना, अब इसमें कोई भी सवाल वो उठा सकते हैं कि निम्न में से कौन सी मदें भुगतान संतुलन के चालू खाते में प्रदर्शित होंगी या नहीं होंगी। और डिटेल में सवाल बन सकते हैं कि भुगतान संतुलन के चालू खाते में दृश्य मदे में या अदृश्य मदों में कौन सी वस्तुएं, सेवाएं, वो जो भी देना चाहें घुमा फिरा के, तो शामिल होंगी नहीं होंगी। तो ऐसे सवालों का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे कि दृश्य मदों के संतुलन में किसकी बात करेंगे, अदृश्य मदों के संतुलन में किसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी तक जो भी कहानी आपने देखी, जो भी बातें आपने सुनी,
वहां से एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि बीओपी क्या होता है, इट मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। दूसरी बात जो मैंने किया कि बीओटी क्या होता है, यानी कि व्यापार का संतुलन क्या होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बीओपी अलग कहानी है और बीओटी अलग कहानी है। बीओपी अलग कहानी है और बीओटी अलग कहानी है। जब आप दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को लेकर के चलेंगे तो वो बीओपी हो जाएगा। जब सिर्फ दृश्य मदों को लेकर के चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बीओटी हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा, व्यापार संतुलन हो जाएगा। जिसमें आप देखते हैं क्या, वस्तुओं के निर्यात को मूल्य को, वस्तुओं के आयात के मूल्य को, और इसी के हिसाब से आप देखते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो संतुलन की स्थिति में है या असंतुलन की स्थिति में है। ठीक है ना। पूरी समस्या देखो यही है, संतुलन की स्थिति या असंतुलन की स्थिति। और जिस प्रकार से आपने वो देखा ना, बजट, जैसे बजट को हमेशा क्या संतुलित बजट दिखाया जाता है, जबकि मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि वो संतुलित होता नहीं है एक्चुअल में। उसी तरीके से जब आप बीओपी की बात करोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करोगे, तो इसको भी हमेशा संतुलन की स्थिति में दिखाया जाता है, लेकिन असल में ये संतुलित होता नहीं है। भुगतान संतुलन हमेशा असंतुलित ही रहता है अगर हम अपने इंडिया की बात करें, लेकिन दिखाया जाएगा संतुलित। ठीक है ना। चलो, तो अब बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में देखो क्या कैसे आपको समझना है कि पूंजी खाते में क्या क्या दिखाया जाएगा। ओके, हाँ, पूंजी खाते की बात करते हैं। इसका फिर से हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। पहला पार्ट इसमें हम रखेंगे विदेशी निवेश को लेकर के। पहला पार्ट क्या रखेंगे, विदेशी निवेश। विदेशी निवेश बोले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दूसरा इसमें जो पार्ट रखेंगे, दूसरा पार्ट क्या रखेंगे, दूसरा पार्ट रखेंगे जो ऋण वगैरह हैं, ऋण। तो सवाल अगर पूछ ले कि ऋण किस में प्रदर्शित होगा, लोन, है ना, लोन्स। ये थोड़ा अलग तरीके से समझ लेना आप, ये लोन ही लिखा हुआ है। तीसरा इसमें एक चीज और आपको ऐड करना, बैंकिंग पूंजी, बैंकिंग पूंजी, बैंकिंग कैपिटल। ओके, चलो, इतनी बातें हो गई ना। हाँ, अब ये दो चीजें तो नॉर्मल में, लेकिन ये जो है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी आपने पढ़ा होगा दो तरीके का इन्वेस्टमेंट। आपने विदेशी निवेश में आपने दो तरीके का इन्वेस्टमेंट पढ़ा। एक तो आपने पढ़ा क्या, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एक तो आपने क्या पढ़ा होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ओके। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ा होगा, पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो निवेश। ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है एफडीआई, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है, इसे आप बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो इसे आप एफपीआई बोल सकते हैं, एफपीआई। तो ये कैपिटल अकाउंट का पूरा आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। ये क्या हो गया आपका कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो, अब इसमें दो आपने ये देख लिया, दो ही इसमें महत्वपूर्ण कहानी है। एक तो करेंट अकाउंट और दूसरा क्या, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट एंड क्या, दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो किसी भी देश के अगर भुगतान शेष की बात हम लोग करते हैं, भुगतान संतुलन की बात करते हैं, तो दो भाग इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। एक तो आपको देखना होता है इसमें बैलेंस, बैलेंस इन करेंट अकाउंट। वेट, साफ कर, हाँ, एक तो आपको क्या देखना है कि बैलेंस इन करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, यानी जो हमारा चालू खाता है उसमें कितना शेष है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, चालू खाते का शेष, चालू खाते का शेष। क्योंकि देखो आयात और निर्यात करने के लिए ना फंड तो होना चाहिए ना। दूसरा क्या होगा, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूंजी खाते का शेष।
पूंजी खाते का शेष। तो इन्हीं दोनों के हिसाब से क्या डिसाइड होता है, इन्हीं दोनों के हिसाब से डिसाइड होता है किसी भी देश का भुगतान शेष जो है, ठीक है ना, किसी भी देश का भुगतान शेष। और अब एक बात और आपको इधर ध्यान से समझनी है कि जो भी ये बैलेंस आप पेमेंट आप पढ़ रहे हैं, या जो भी आप बैलेंस यानी कि भुगतान शेष को जो पढ़ रहे हैं, इसमें एक जो प्रणाली का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली या दोहरी लेखा प्रणाली। दोहरी लेखा प्रणाली, ये दोहरी लेखा प्रणाली क्या है इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा समझते हैं कि दोहरी लेखा प्रणाली क्या है ना। तो इसको आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कि किसी भी देश को आपने क्या किया, निर्यात किया। किसी भी देश को आपने निर्यात किया और फिर उससे जो आपको पैसा मिला, तो ये दोनों ही चीजें क्या आपको भुगतान संतुलन यानी कि भुगतान शेष वाले खाते में दिखाई जाती हैं। यानी कि हर एक क्रेडिट के लिए और हर एक डेबिट के लिए एक एंट्री यहाँ पे की जाएगी, ठीक है ना, एक एंट्री यहाँ पे की जाएगी। तो इसी को बोलते हैं क्या, दोहरी दोहरी लेखा प्रणाली, ठीक है ना, इसी को क्या बोलेंगे, दोहरी लेखा प्रणाली। इतनी बातें हो गई। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट में वैसे काफी चीजें बच रही हैं, काफी चीजें बच रही हैं जो कि हम लोग एक क्लास में तो देखो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी यहीं पे इस क्लास को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक और क्लास अपनी है तो यहीं पे रोकेंगे। और अगले क्लास में देखो हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना भी टाइम लगे हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। और उसमें अभी डिटेल में आपसे चर्चा करनी है, क्या चर्चा करनी है कि जो चालू खाते का घाटा होता है जिसको लेकर के हमेशा से चर्चा रहती है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, इसकी क्या स्थिति है, क्या समस्या है। इसके अलावा और भी जो भी बातें बच रही हैं उनकी चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से भुगतान संतुलन दिखाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या कि भुगतान संतुलन में जो भी अव्यवस्थाएं आती हैं या जो असंतुलन आते हैं उसको कैसे दूर करेंगे, और उसके बाद फिर उसी में अवमूल्यन की भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बातें हम लोग इस सेशन में करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इस क्रम में आगे की चर्चा आप सभी के साथ मैं करूंगा। जो भी अभी तक चीजें आपने पढ़ी हैं, अब इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा, आप लोग जो है उसको ध्यान में रखिएगा, और जैसे ही नेक्स्ट क्लास शुरू होगी उसमें आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, दोहरी लेखा प्रणाली का क्या सिस्टम है इसके बारे में आप चलो बता देता हूं। ये जो दोहरी लेखा प्रणाली की मैंने आप सभी से चर्चा किया है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, चलो इसी स्लाइड पे दिखा दिया। इसमें हर क्रेडिट के लिए हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट या हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट की एंट्री होती है। इसको आप कैसे समझेंगे, इसको आप ऐसे समझेंगे कि जैसे आपने क्या किया, मैंने बोला कि हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट जाएगा। यानी कि आपने अगर इसको और डिटेल में कैसे समझेंगे, ऐसे समझिए कि आपने जैसे किसी भी वस्तु का निर्यात किया किसी अन्य देश को, ठीक है, तो वो किधर आएगा, वो प्लस अकाउंट में आएगा। पहली चीज वो किधर आएगा, प्लस अकाउंट में आएगा, क्योंकि आपने निर्यात किया उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। लेकिन वो जो मिलेगा पैसा वगैरह वो डायरेक्ट जो है ऐसे कहीं तो उसको भी दिखाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी एक फिर से एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट, तो हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट की एंट्री इधर दिखाई जाएगी, एक माइनस है एक प्लस है, या हर प्लस के लिए एक माइनस या हर माइनस के लिए हर एक प्लस, ठीक है। इसको और डिटेल में एक एग्जांपल की सहायता से समझा दूंगा आपको मैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, क्योंकि बिना एग्जांपल ऐसे नहीं समझ पाए। पीओपी में जितना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे डिटेल में आप कोई बुक उठा के देख लीजिएगा, इससे डिटेल में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। और वही बात है, दोहरी लेखा का मतलब यह है कि दोनों साइड में उसको क्या काउंट करना।
तो ओवरऑल इतनी बातें समझिएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू ही इधर से करूंगा, एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाऊंगा कि ये दोहरी लेखा प्रणाली क्या है। ऐसे ये प्लस माइनस से आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट से।